देखो व्यूज़ होते क्या हैं पहले समझो आप। उससे पहले मैं एक टेबल में आपको लेके चलता हूँ। मेरे डाटाबेस का नाम है माई डाटाबेस, और इसके अंदर जो टेबल है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको इसने एक डाटा दिखा दिया, इसमें कुल मिलाकर 10 रिकॉर्ड 11 रिकॉर्ड है हमारे पास, लाइक 10। अब व्यू का मेन रोल समझिएगा होता क्या है। व्यू को बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है, मतलब रियल में टेबल नहीं होती बट एक वर्चुअल टेबल होती है। व्यू होती टेबल ही है लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक वर्चुअल टेबल का काम करती है, ठीक है। और इसमें जो डाटा आता है वो हमारी ओरिजिनल टेबल से ही आता है। डाटा कहाँ से आएगा? ओरिजिनल टेबल से आएगा, लेकिन ये वर्चुअल होती है, रियल में सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, ये क्या करती है फिर? इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जितने भी रो कॉलम्स बनते हैं या जो भी डाटा आपका बनता है वो काम बिल्कुल रियल टेबल की तरह करता है। यानी इसके अंदर मैं किसी दूसरी टेबल से डाटा लेकर आया, रियल में डाटाबेस में नहीं होगी, एक वर्चुअल टेबल होगी, रियलिटी में नहीं होगी, स्पेस नहीं लेती है, ठीक है। अगर मैंने इस टेबल के अंदर किसी डाटा पे काम किया, उसे डिलीट करने का, उसे ऐड करने का, अपडेट करने का, तो काम होगा मेरी रियल टेबल पे। मैं कर रहा हूँ वर्चुअल टेबल पे लेकिन काम कहाँ होगा? मेरी असली टेबल पे होगा। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है। अब सवाल खड़ा होता है फिर इसकी जरूरत क्या है? काम तो रियल टेबल पे कर सकते हैं, तो इसका क्या रोल आ गया बीच में? इसको लाने की जरूरत क्या है ना? तो इसको लाने के पीछे जो कारण होता है वो होता है सिक्योरिटी। इसके पीछे जो सबसे बड़ा काम होगा वो होता है सिक्योरिटी का। अब मैं सिक्योरिटी आपको एक वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मुझे इस टेबल पे काम करवाना है आप लोगों से, मैं चाहता हूँ कि आप इस टेबल के ऊपर काम करें। तो इस टेबल पे जब आप काम करेंगे तो ये टेबल मुझे आपको देना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ेगा, और इस टेबल का जब मैं एक्सेस दूंगा तो आपके पास पूरा डाटा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब मैं इस टेबल पे आपको एक एक्सेस देना चाहता हूँ, देखो। तो इसमें मैं आपको सिक्योरिटी ये दूंगा कि पूरी टेबल आपको ना दे के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दूंगा। जैसे इस टेबल में एक कॉलम बहुत मतलब सेंसिटिव है, वो है सैलरी वाला। ये कॉलम मैं आपको नहीं देना चाहता, तो हम इस पे दो तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, एक तो कॉलम के हिसाब से, एक रो के हिसाब से। अब रो के हिसाब से ये कि ये डाटा मैं देना चाहता हूँ आपको, लेकिन इसमें मैं दिल्ली का डाटा भी आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि आप दिल्ली के ही बंदे हो और आपको दिल्ली के लोगों का डाटा पता लग जाएगा। तो मैं एक तो सैलरी आपको दिखाना नहीं चाहता, एक दिल्ली का डाटा आपको देना नहीं चाहता, तो मैं इसके ऊपर सिक्योरिटी लगाऊंगा, ठीक है। एक मैं वर्चुअल टेबल क्रिएट कर लूँगा जिससे आपको उस टेबल का राइट्स मैं दे दूंगा, ठीक है, इस टेबल का राइट्स नहीं दूंगा। तो मैं एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, मैंने नाम रख दिया व्यू 1, कुछ भी रख सकते हैं आप। इसके बाद हम यहाँ पे इसको डेफिनेशन देंगे, सिलेक्ट, क्या क्या चीज़ स्टार्ट करनी है मेरे को? आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सिटी और जेंडर, ये चीज़ें मेरे को सिलेक्ट करनी है। और कहाँ से करनी है? ये एम्प्लॉय टेबल से। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा वेयर सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली, समझ में आ गया? तो मेरे पास एक डाटा बनेगा जो कि दिल्ली के डाटा को छोड़ देगा और सैलरी वाले कॉलम को छोड़ देगा, और मुझे ये पूरा डाटा एक व्यू के अंदर बना के दे देगा। ये व्यू एक टेबल है, ये टेबल की तरह ट्रीट होगा, ये बन गया एक टेबल। आप चाहें तो मैं इसको ऐसे भी नाम दे सकता हूँ, एम्प्लॉय, EMP कर दिया, चलो ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो ये टेबल बन जाएगा। हमने रन किया डाटा को, इसने बोला ये टेबल पहले से बना हुआ है, तो कुछ और नाम दे देते हैं। एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं? वर्कर मान लेते होते तो मजदूरी है। इसको रन करते हैं अभी, तो बन गया अभी टेबल। अब जब आपकी टीम मेरे पास आएगी काम करने के लिए मेरे डाटाबेस पे, मैं आपको एम्प्लॉय टेबल दूंगा ही नहीं, मैं आपको वर्कर टेबल का राइट्स दूंगा। और आपके पास जब वर्कर टेबल का राइट्स आएगा तो आपको तो टेबल ही है ना, ऐसे ही काम करेगा ये। अब आपके पास वही डाटा आपको दिखेगा जो है, और मैं सेफ हो गया। अब इसमें पूरा वही काम होता है जैसे रियल टेबल पे होता है। कल को मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि राज की जो मतलब राज का जो नाम है ना, जिस एम्प्लॉय का नाम 1 है, आप प्लीज़ इसकी सिटी चेंज कर दीजिए। ये बेसिकली मुंबई से बिलोंग करता है, तो मैं अपडेट कर देता हूँ इसको, अपडेट टेबल नेम सेट सिटी इज इक्वल टू मुंबई, वेयर, गड़बड़ हो गया, कर दूंगा, वेयर EID इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे इसको सही कर। मैं काम करवा रहा हूँ किसके ऊपर? वर्कर टेबल पे, लेकिन ये रियल में कर रहा होगा एम्प्लॉय पे, हकीकत में एम्प्लॉय पे चल रहा होगा।
मेरी एम्प्लॉय टेबल पे काम हो रहा होगा। हाँ, मेन डाटा वहीं से कनेक्ट हुआ है। अभी देखो मैंने रन किया, अपडेट हो गया। अच्छा, वर्कर टेबल में तो हुआ ही हुआ है, यहाँ तो हो ही हुआ है मुंबई, लेकिन आपके ओरिजिनल टेबल है ना जो, उसमें भी हो गया होगा। देखो ये देखो, राज कहाँ है, अभी समझ में आ गया। अगर मैं इसमें से कोई डाटा डिलीट करूंगा तो वो असली में से भी होगा, अगर मैं इसमें कोई रिकॉर्ड एंटर करूंगा तो असली में भी होगा। लेकिन मैं अब एक पॉइंट पे सेफ हो गया, आपको सैलरी नहीं दिख रही और आपको सिटी नहीं दिख रही। समझ में आया? ऐसी रिक्वायरमेंट आपके पास कभी भी आ सकती है। आप जब किसी कंपनी में काम करोगे ना, जो टेबल आपको दी जाती है एक्सेस करने के लिए, वो ऑलमोस्ट यही होती हैं। असली टेबल तो कभी देते ही नहीं तुमको, काम तो असली पे ही हो रहा है, लेकिन आपको देते हैं नकली बना के, वर्चुअल। कोई चीज़ होती है सिक्योरिटी की नहीं दिखाते। अब किसी बैंक में कोई डाटाबेस में गड़बड़ी हो गई तो बैंक में आपका पैन नंबर फलाना पता नहीं कितनी सारी सिक्योरिटी है, तो वो चीज़ तो छुपा देते हैं, वो दिखती नहीं है आपको, उनके बंदों को भी नहीं दिखते जो बैकएंड से चेक करते हैं। आपके एटीएम कार्ड का पिन नंबर नहीं पता उन्हें। मैनेजर चोरी जब करेगा जब आपके राइट्स होंगे, आपका राइट्स होगा तो सबूत देना पड़ेगा ना उसे। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसी को व्यू बोलते हैं। कल को अगर आपको ये व्यू बदलना पड़ जाए, मान लीजिए कल को आपके पास सिचुएशन आती है कि इसमें दिल्ली का डाटा शो करना है, अभी दिल्ली का डाटा नहीं दिख रहा था ना, आपको दिल्ली का डाटा शो करना है, तो मैं इस व्यू को बदल दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो इस व्यू को चेंज कैसे करूंगा? जहां पर मैंने क्रिएट लिखा है वहां पे ऑल्टर कर दूंगा और इसकी डेफिनेशन बदल के यहाँ पे वेयर वाला क्लोज हटा दूंगा। अब इसी व्यू में, सेम व्यू में मेरे को दिल्ली का डाटा भी आ जाएगा। देखो रन किया, अभी मैं आपको वर्कर वाली टेबल रन करके दिखाता हूँ। आप देखो इसमें दिल्ली का भी डाटा आने लगा है ना। और कल को अगर आपको ये जितने भी व्यू आपने बनाए, आपको देखना है अपने डाटाबेस में कितने व्यूज बने हैं, इसको रिफ्रेश करो और रिफ्रेश करके यहाँ पे व्यूज में आ जाएगा। जो जो व्यूज आपने बनाए होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। देखो आगे, अगर ये व्यूज आपको डिलीट करने, हटाने हैं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। आप लिखेंगे ड्रॉप व्यू, जो व्यू आपको हटाना है उसका नाम लिख दें। मैंने लिख दिया वर्कर, अभी ये खत्म हो जाएगा, फिनिश। ऐसे करते हैं काम। तो इसी कॉन्सेप्ट को वर्कर कहते हैं। और क्या, अब वर्कर टेबल चलेगी नहीं, है ही नहीं तो कहाँ से चलेगा। देखो रन करता हूँ, अभी देगा ही नहीं कुछ भी मेरे को। अपना काम करवाने के लिए हमने बनाया और जब काम हो गया तो निकाल दिया हमने फेंक के बाहर। ठीक है, इसका एक तो ये यूज़ होता है। एक यूज़ होता है जो बड़ी बड़ी क्वेरीज होती है ना हमारी, उन बड़ी बड़ी क्वेरीज को कौन याद रखेगा, उनको व्यू में डाल देते हैं और हमारी वो बड़ी क्वेरी एक डाटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो व्यू का एक इस्तेमाल ये भी होता है कि क्वेरीज को स्टोर करने के काम आता है। अब मान लो मैंने यहाँ पर ये क्वेरी लिखी थी, कहाँ गई ये वाली, ये क्वेरी मेरी कितनी भी बड़ी होती, इस छोटे से इसमें स्टोर नहीं हो गया ऑब्जेक्ट में, कितनी बड़ी क्वेरी, इसी से मैं डाटा निकाल लेता इस क्वेरी का। तो क्वेरी को स्टोर करने में भी काम आता है। कोई पूछ ले आपसे इंटरव्यू में तो बोल देना भाई क्वेरी को भी स्टोर करने का काम आता है। इसका यूज़ कहाँ पर हो सकता है ज़्यादातर? मान लीजिए आपके पास 3-4 टेबल हैं, 3-4 टेबल से मिलाकर आप डाटा निकाल रहे हो इकट्ठा करके हैं। अब बार बार इतनी बड़ी क्वेरी को कौन लिखेगा? उस क्वेरी को लिख के मैंने अपने व्यू में डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। कभी भी मुझे वहां से डाटा निकालना होगा तो 3 क्वेरी का कोड नहीं लिखूंगा, एक छोटा सा कोड लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी 1, अपने आप फायर हो जाएगी, अटैच। वो सारा ये जो इतनी बड़ी एक क्वेरी है ना, ये इतनी बड़ी क्वेरी ये इसके अंदर आ गई बस। अब मैं जब भी वर्कर से डाटा मांगूंगा ये वो इस क्वेरी को रन करेगा। अब कर दिया ना, करना नहीं था मैं उस टाइम पर, अगर मुझे स्टोर करके रखना होगा तो नहीं करना। तो मैंने आपको तो सारी प्रोसेस बता दिया। आप हटाओगे तो क्वेरी खत्म हो जाएगी, नहीं हटाओगे तो आपके पास रहेगी। तो ये होता है व्यू का कॉन्सेप्ट। अब आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, मैं आस्क। अरे व्यू को सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं ना। नहीं वो बात तो ठीक है, पर हम लोग जो सेम क्वेरी हमने रन करी है वो रन हो जाती और उतना ही डेटाबेस आ जाता जितना हमें रिक्वायर्ड है। हाँ, तो वही ले लेते हैं। क्यों देख समझे नहीं? अब ये जो क्वेरी है ना, अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये किसी वर्चुअल का पार्ट नहीं है, किसी वर्चुअल टेबल का पार्ट नहीं है। मैं काम डेटा एम्प्लॉय पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इनका मतलब समझ गया। ये कह रही है कि किसी एम्प्लॉय को जब हमें देना है, दिल्ली का डाटा देना ही नहीं है, तो उसको हम ऐसे दे देंगे, तो उसको दिल्ली का डाटा दिखेगा ही नहीं। हाँ, उसको ऐसे दे देंगे। लेकिन आपने टेबल तो एम्प्लॉय दी है, छुपा दोगे, थोड़ी देर में तुम चाय पीने जाओ, दिल्ली का डाटा देख लेगा। ये वाला छुपा दोगे, कब तक बैठोगे ऐसे? अब मैंने आपको वर्कर टेबल दे दी, लगा लो पूरी ताकत, दिख भी जाए तो दिल्ली का डाटा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अब उस एम्प्लॉय को तुम कोई काम करने आया तुम्हारे ऑफिस में, तुम उसको बोलोगे नहीं नहीं ऐसे मत दे, कैसे दे? अरे उसके पास पूरा राइट्स है, वो देखेगा जब भी तो आपकी प्रॉब्लम दूर करेगा। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे हो? आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, बैठे थोड़ी ना रहना आपके पास। यानी अगर मैं आपका एग्जाम ले रहा हूँ तो मैं ऐसी परिस्थिति पैदा करके जाऊँगा कि चीटिंग ना चले। मैं कब तक देखूंगा आप लोगों को?
मैं जैमर लगा दूंगा, इंटरनेट ही ना चले बस, खत्म बात। तुम्हारा तो इंटरनेट ही तुम्हारी पहचान है, इंटरनेट रोक दो फिर कहाँ से रुकेगा, फिर तो अपनी मेहनत से ही होगा ना पेपर, समझ गए? तो यही होता है। अभी व्यू में कोई डाउट नहीं है, खत्म। चलो साथ के साथ जो नोट्स होंगे भेजता जाऊंगा। सो नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फंक्शन। ये सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शन है हमारे MySQL में। जब आप अपनी क्वेरी को परफॉर्म करते हो तो ये फंक्शन आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? कुछ टाइम के बाद मैं आपको क्वेरी भी देने वाला हूँ, बनानी होंगी, ठीक है? और जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक डाटा सेट दूंगा 3-4 टेबल का, और फिर उसमें 30-20 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो दूंगा, वो बना के आपको देने होंगे मुझे। सब कुछ मिक्स हो जाएगा उसमें, पूरा एक्सेल मतलब SQL हो गया। अब तो इतना सीख गए हो, कर सकते हो, इतना आ गया तुमको। अभी तुम इतना प्रैक्टिस कर सकते हो कि एक टेबल में से कुछ भी निकालने के लिए बोलेंगे तो कर दोगे, लेकिन मल्टीपल टेबल से कुछ बनाने के लिए देंगे तो नहीं कर पाओगे। इतना सीख लिया आपने, ठीक है? ओके, देखो अब यहाँ पर तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कर डेट। ये हमको सिस्टम की करंट डेट बताता है। देखो हम गए यहाँ पे SQL पे, अभी मेरे को सिस्टम की करंट डेट देखनी है। ओके, तो हमारा पहला फंक्शन है कर डेट। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आपको करंट डेट प्रिंट करनी हो। जो भी आपके सिस्टम में डेट आ रही है, अगर वही डेट आपको चाहिए होगी तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट करंट डेट, इसको इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। रन करते हैं कोड को, तो देखिए जो भी सिस्टम की डेट है वो आ गई आपके पास 21 सितंबर 2005। जरूरत ट्रांजेक्शन में जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं जरूरत कहाँ पड़ती है। ATM मशीन से पैसे निकालते हो, उस मशीन पे लिखा हुआ आता है, उसी दिन का टाइम आता है कि नहीं आता, समय पड़ी कि नहीं पड़ी जरूरत? तो डाटाबेस में ऐसी कोडिंग करोगे तभी तो निकलेगा, या उसमें फिक्स कर दोगे 22 तारीख। अच्छा देखो आगे, क्लियर? अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपको जैसे वो ट्रांजेक्शन का एग्जांपल आया तो एक फंक्शन ध्यान में आया, उसमें तो टाइम भी आता है ना, करंट जिस वक्त आप करोगे ट्रांजेक्शन टाइम में आता है, तो टाइम के लिए भी फंक्शन होता है। डेट और टाइम दोनों आती है उसमें, नाउ लिख देना। देखो डेट और टाइम दोनों छपता है, समझ गए? अच्छा अगला हमारे पास फंक्शन होता है एक कस्टम डेट। अगर आपको एंटर करना है तो उसके लिए आप कस्टम डेट का फंक्शन लेंगे, डेट नाम से ही रहा, तो आप इसमें कस्टम डेट अपनी एंटर करके प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी कस्टम डेट, समझ लो बात? तो ये कैसे प्रिंट होता है? मान लीजिए मेरे को लिखना है यहाँ पर 18 जनवरी 2008, तो मैं मेरे पास एक फंक्शन होता है डेट नाम का, मैं इसके अंदर वो डाल दूंगा। तो पहले ईयर डलता है, फिर महीना डलता है, जनवरी था ना तो 01 और फिर 18 तारीख, ऐसे। तो ये बन गया 18 जनवरी 2008। ऐसे कस्टम डेट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास पहले से कोई डेट है और आपको उसमें से ईयर निकालना है, केवल क्या निकालना है? ईयर निकालना है। कोई पहले से डेट है और उसका ईयर आप निकालना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये मेरे पास पहले से डेट दी हुई है, ठीक है? इसमें से मेरे को ईयर निकालना है, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट ईयर और ये डेट यहाँ डाल दूंगा, तो इसमें से ईयर निकाल के मुझे दे देगा। दी हुई डेट में से ईयर दे दिया ना। अगर मेरे को अभी इसी करंट ईयर की करंट जो डेट चल रही है उसका ईयर निकालना है तो यहाँ पे करंट डेट डाल के निकाल दूंगा, तो 2025 ही तो आएगा, समझ गए? ऐसे हम मंथ भी डाल सकते हैं। ये क्या किसी डेट को फॉर्मेट चेंज करना, क्या करना है? उसी डेट का फॉर्मेट चेंज करना, जैसे जो मंथ लिखा है वो अल्फाबेट को शुरू, वो मंथ, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मंथ नेम। मतलब जो मंथ लिखा है उसको मंथ नेम में डालने के लिए एक और फॉर्मूला लग जाएगा, इसको बोलते हैं मंथ नेम। सारी डेट अपने हिसाब से निकाल लो, फिर उनको अपने हिसाब से कॉन्कैटिनेट कर दो, एक एक पैरामीटर निकाल लो। जैसे मैंने ईयर निकाल लिया, ऐसे मैं मंथ निकाल लूँगा। देखो सिलेक्ट मंथ कर डेट, मंथ भी आ गया। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डे भी निकाल सकता हूँ। हाँ, जो भी डेट निकले उनको कॉन्कैटिनेट कर लो बाद में, जो अपने अपने फॉर्मेट से। नहीं सर, जैसे करंट डेट हम निकाले और करंट डेट अगर हमें चाहिए आज की डेट, जैसे 22 और SE 2025 चाहिए, समझ गया तुम यार। देखो ये हमने तीन चीज निकाल ली, इन तीनों को कॉन्कैटिनेट कर देंगे ना अपने हिसाब से। पहले मुझे किसको रखना है? मुझे पहले तारीख को रखना है, तो ये जो फॉर्मूला निकला ना इसको हम पहले रख लेंगे ना अपने पास। नहीं समझे आप? हमने सारी चीज अलग कर ली, इनको कॉन्कैटिनेट करना है ऐसे। अगला वैल्यू क्या निकला? 5 तारीख निकली, जो भी निकला महीना, फिर उसको कॉन्कैटिनेट कर लिया ईयर के साथ, तो क्या बना ये 22 मई 2025। इनके बीच में जो सेपरेटर लगाना है सेपरेटर लगा लो, तो कॉन्कैटिनेट हो गया ना आपके पास। आगे देखो, अगर आपको मंथ का नाम टेक्स्ट में निकालना है
मतलब उस चीज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, एक एक पैरामीटर निकालो फिर कॉन्कैटिनेट कर लो। अगर आपको मंथ का नाम निकालना है टेक्स्ट में तो मंथ नेम यूज कर लो, ये आपको टेक्स्ट में दे देगा। अब आप मान लीजिए अपना फॉर्मेट बनाना चाहते हैं 22 दिसंबर, दिसंबर को टेक्स्ट में निकलना है, टेक्स्ट में ही निकाल लो, इसको जोड़ दो 22 के साथ जो आपने डेट निकाली है। आ गया। अगर आपको डे का नाम निकालना है, आप देखो संडे मंडे भी आप लगा सकते हो अपने डेट के अंदर, यहाँ पे लिख दो डे नेम, वो भी आ गया आपके पास। अच्छा अब क्या बचा उसमें, मंथ हो गया, ईयर हो गया, डे हो गया, डेट हो गया, टेबल रहेगा जिस हिसाब से उसके ईयर वाइज मंथ डेट दिए हुए हैं, डे दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से सबका मुझे निकालना होगा। फिर यूज डेटाबेस टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें से मेरे को ये निकालना है कि ऐसे कौन इंसान है, कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका डेट, जिनका जन्म अगस्त में हुआ है, किस में हुआ है, अगस्त में, उनका डाटा निकाल के दो, जिनका जन्म कब हुआ है, अगस्त में हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये समझ में आ रही बात। yes, मैं अब इसका अगस्त निकाल लूंगा, यहाँ पे अगस्त निकालने के लिए मैं यहाँ पे निकाल लूंगा मंथ, ये मैंने मंथ निकाला किसका, ई टी क्या नाम है, DOB, तो ये सबके मंथ देगा मुझे, देखो मंथ नंबर दे रहा है सबके, आ रहे हैं 6 8 5 4 3 2, इसको मैंने नाम दे दिया M, क्या नाम दे दिया M। अब कंडीशन लगा के चेक करते हैं, वेयर M इज इक्वल टू 8, क्या दे दिया हमने 8। अब यहाँ पर इसके बजाय मैं इस पूरे को डाल देता हूँ, अगर वो कॉन्कैटिनेट मांगेगा तो कॉपी करो, यहाँ पे डालो कंडीशन में इस पूरे को और यहाँ पे डालो 8, उठा के डालो, यहाँ पे 8 वाला डाटा आ गया। अब ये पूरा डाटा उठाना था मुझे, इसको उठा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा स्टार, देखो अगस्त वाला डाटा आया सारा। क्वेरी रटने से नहीं बनती, क्वेरी कॉन्सेप्ट से बनती है, कॉन्सेप्ट याद है, धीरे 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 चलते रहो। अब मैं क्वेरी रट्टा मारता तो एक दफ़ा में चलती कि नहीं चलती, कॉन्सेप्ट बना रहे थे धीरे धीरे पहुँच गए वहाँ तक, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले काम आए कि नहीं आए, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। अभी तुरंत आपसे पूछ रही हूँ इस डाटाबेस में ये बताओ जिनका जन्म संडे को हुआ है, लगेगा ना दिमाग, कैसे नहीं लगेगा, वही फंक्शन काम आएंगे और कौन हेल्प करेगा आपकी। तो ये फंक्शन सिखा रहे हैं, ये तो लॉजिक है आपके, क्वेरी सीखी आप लॉजिक लगा के उनको निकालना, मैं तो फंक्शंस आपको बता रहा हूँ, ये फंक्शंस होते हैं, इससे ये निकलता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, एक हमारे पास फंक्शन होता है लास्ट डेट का, ये हमको किसी भी डेट की लास्ट डेट बताता है। जैसे ये जो करंट महीना चल रहा है, मुझे इस महीने की आखिरी डेट पता करनी है कि कौन सी डेट हो सकती है, तो मैं फंक्शन यूज़ करूँगा लास्ट डेट और यहाँ पे लिख दूंगा अपना कर डेट, निकल गया। अब मुझे ये पता करना है कि लास्ट डेट है ना, इस दिन क्या वार होगा, मतलब इस महीने की लास्ट तारीख का मुझे डे पता करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा डे ने, फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट कर लेंगे। तो इस महीने का आखिरी दिन ना ट्यूसडे है, आगे समझ में, बस फिटनेस। ये होते हैं डेट टाइम के फंक्शन, आपने कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े, कहीं जरूरत पड़े, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगले जो हमारे पास फंक्शन आते हैं, इसमें आएगा कॉन्कैटिनेट, उनमें जोड़ना सीखोगे कैसे दो टेक्स्ट को जोड़ा जाता है, देखो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन। अगर कोई डाटा आपके पास हो और उसे कैपिटल में या स्मॉल लेटर में आपको लिखना है तो कैसे लिखते हैं, देखो मैंने लिखा यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मुझे इसमें जितने भी एम्प्लॉय के नाम है कैपिटल लेटर्स में चाहिए, सभी के सभी, तो सारा डाटा तो चाहिए, अलग से कैपिटल लेटर में प्रिंट कर लेते हैं। अपर के अंदर मैंने ई नेम को पास कर दिया, स्टार मतलब सारे रिकॉर्ड आएंगे, एक अलग से कॉलम और आ जाएगा जिसमें जितने भी नाम होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे। तो अपर फंक्शन समझ में आया, ये क्या करता है, दिए हुए डाटा को कैपिटल लेटर में लिख देता है, तो ई नेम के जितने भी रिकॉर्ड थे सारे देखो कैपिटल में हो गए, ठीक है। स्टार का मतलब सारे रिकॉर्ड ये वाले, और कॉमा करके अलग सा कॉलम ले लिया। अरे इसी में भी कर लो भाई, तुम ऐसे सवाल नहीं करते, ये लो इसी में तो हुआ। अब जो जो कॉलम आपको चाहिए आप लेते रहो ना इसमें, मेरे को तो समझाना था इसलिए मैंने उसको डाल दिया, बैठ गया बात समझ में, निकाल सकते हैं। अच्छा ऐसे ही आप लोअर में निकालना चाहते हो तो लोअर कर लीजिए, सारे नाम छोटे चाहिए आपको तो फंक्शन रहेगा लोअर, रन कर दीजिए। सभी नाम कैसे आ गए, छोटे आ गए, कोई भी नाम कैपिटल नहीं है। आपने पहले एक क्वेश्चन बताया था, उसमें कहा था कि केस सेंसिटिव वाला, वो हम इससे भी कर सकते हैं, ऐसे हम लिख देंगे वेयर लोअर ई नेम इज इक्वल टू में ऐसे करके और वो लोअर में आ जाएगा। जैसे आपने एक बार केस सेंसिटिव करवाता है तो पापा इसमें नहीं, ये अलग चीज़ है, वो पैटर्न में आया था ना, वो अलग चीज़ है, ये फंक्शन है, वो ढूंढने के टाइम काम आता है, ये ढूंढ थोड़ी ना रहे हैं, यहाँ तो पकड़ पकड़ के बड़ा कर रहे हैं।
इसमें क्या करेगा नहीं समझा? उस पैटर्न में काम आता है जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं। केस सेंसिटिव की जरूरत वहाँ होती है। अब मैंने कह दिया कि सारे डाटा को कैपिटल करो, तो यहाँ केस सेंसिटिव कर क्या लेगा? नहीं कुछ करेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसको वेयर के अंदर अगर आप डाल देंगे तो पूरा रो बाय रो चेक करेगा कि जहाँ पे वो कह वो तो ऑब्वियसली करेगा। मैंने पूरा डाटा डाला है, पूरा ना डाल के मैं कंडीशन लगा दूं मेरे एम्प्लॉय इज इक्वल टू 2, तो 2 का ही आएगा ना डाटा, दूसरे का कैसे आ जाएगा? ठीक है, चलो कोई नहीं, वो अपने डाउट है, सबके होते हैं, बट मेरे कहने का मतलब है ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं यार। समझ में आ गया? अभी मैं पूरी टेबल से उठाऊंगा डाटा, पूरा डाटा मेरे पास आएगा, मैं जिस डाटा के ऊपर लगाऊंगा वो डाटा आएगा। अब मैंने यहाँ कंडीशन लगाई भाई जिस एम्प्लॉय की आईडी 2 है उसके नाम को छोटा कर दो, तो छोटा कर दिया इसने। ठीक है, अच्छा आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पे अगला हमारे पास फंक्शन आता है लेंथ। ये क्या करके देता है? ये हमको डाटा की लेंथ बताता है कि भाई आपके पास जो डाटा है उसकी लेंथ कितनी बड़ी है। तो मान लीजिए मेरे पास ये डाटा है, मैंने लिखा लेंथ, मेरे को राम की लेंथ पता करनी है, तो ये बता देगा कितनी लेंथ है, 3 है ना। अब मेरे पास जो टेबल थी उसमें मेरे को पता करना है जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके जो नंबर ऑफ लेटर्स है नाम में वो कितने हैं। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार लेंथ ऑफ ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो थोड़ी देर के लिए लेंथ को भूल जाओ, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, इतने को तो याद रखोगे। डाटा आ गया। अब जो जितने भी नाम है मेरे पास ये इनकी लेंथ में यहाँ निकाल दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज करूँगा, लेंथ ऑफ ई नेम। अभी रन करेंगे, देखो ये नाम है, इसकी लेंथ कितनी है 3, सुमित की कितनी है, समझ में आ गया, इसकी कितनी है 9, सारा डाटा मेरे पास आ गया। तो कितनी लेंथ है लाइक दिस। तो लेंथ मतलब नंबर ऑफ लेटर काउंट करता है आपके लिए। अगला फंक्शन है हमारे पास लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड से डाटा निकाल के देता है। क्या करता है? लेफ्ट साइड से डाटा देता है। एग्जांपल के रूप में हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट लेफ्ट और यहाँ लिख दिया रिचार्ड, और मैंने रिचार्ड में डाल दिया 4, तो लेफ्ट साइड से 4 अक्षर आ जाएंगे। लेफ्ट साइड से 4 अक्षर आएंगे तो क्या निकल के आएगा? रिच। समझ में आया? तो लेफ्ट साइड से 4 अक्षर आपको दे देगा तो क्या निकल के आया? रिच। आ गया रिच यहाँ पे, गॉट इट? अच्छा, अगर मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि इस टेबल में जितने भी एम्प्लॉय हैं ना आपके पास, उनके नाम का पहला अक्षर दो मेरे को, उनके नाम का पहला अक्षर दो सभी का, और वो भी कैपिटल, पहला अक्षर और वो भी कैपिटल चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट ऑफ ई नेम, अक्षर चाहिए 1, वो भी आपको कैपिटल करना है, अपर में डाल दीजिए। अभी रन करोगे ये कैपिटल में सारे नाम आ गए। अब आपसे कोई कहते साथ में डॉट भी लगाओ जी, कह सकते हैं ना, साथ में डॉट भी लगाओ, तो अगला फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैट, तो ये तो अपर में आ ही गया है, साथ में डॉट मैंने लगा दिया। तो अब देखो सबके साथ में क्या आ गया? डॉट आ गया। अब किसी ने बोल दिया लास्ट नेम भी दो, किसी ने बोला लास्ट नेम भी दीजिए आप। अब देखो इसका लास्ट नेम है नहीं तो मैं चिपका देता उसमें भी, तो फिर ऐसे आता नाम निकल के, राजेश कुमार का आता R. कुमार, सचिन तेंदुलकर का आता S. तेंदुलकर, आता कि नहीं आता? है नहीं इसमें। सिटी चिपका तो थोड़ी देर के लिए, समझ रहे हैं ना, सिटी को लगा देते हैं बगल में। देखो यहाँ पे जाके आप लिख दीजिए कॉलम का नाम, ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? देखो ऐसे बन जाते हैं उनके नाम। हाँ, कॉनकैट मतलब किसी चीज़ को ऐड करना। 2 टेक्स्ट अगर आपके पास है तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम कॉनकैट यूज करते स्ट्रिंग में ही यूज होता है, नंबर में भी हो जाता है, सब ले लेता है। समझ में आ गया? तो कॉनकैट आप ऑलमोस्ट यही होता है, एक्सेल से चलती है सबकी जगह। ये समझ में आ गया सबको? कॉनकैट ऐसे काम करेगा आपका। ओके, हाँ जो तो मैंने आपको लेंथ वेंथ भी बता दिया कैसे करना है, लेफ्ट बता दिया। ऐसे राइट से डाटा उठता है, अगर अभी डाटा आपको राइट साइड से चाहिए हो तो राइट से भी आता है। देखो सिलेक्ट राइट, यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर, और मेरे को टर निकालना है, 3 अक्षर डाल दीजिए। तो ये डाटा कहाँ से करेगा? राइट साइड से निकाल के दे देगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकैट। ये तो मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। इसको बेसिक लेवल पे समझो, इसको उस लेवल पे ना समझ के बेसिक लेवल, ताकि इसकी समझ आपके अंदर आए। सिलेक्ट कॉनकैट का सही यूज़ किया है। देखो मैं इसमें जितने भी टेक्स्ट डालूंगा उनको जोड़ देता है, ये सारे नाम जुड़ जाएंगे। देखो एक बन जाएगा सबका, देखो बन गया कि नहीं बन गया? नीचे देखो, कॉनकैट का ये अर्थ होता है, वही कर रहा था मैं कॉनकैट के अंदर,
डॉट जोड़ा था, फिर मैंने सिटी जोड़ा था, जैसे जैसे मैं डाल रहा था उनको जोड़ने का काम कर रहा था। तो यहाँ से एक बात प्रूफ हो गई, जब हम बेसिक पढ़ते हैं तब अच्छा समझ में आता है, और जब रियल में करते हैं बोलने नहीं पड़ता, दिमाग लगता है उसमें, समझा है। इसीलिए जब आपकी कोई ट्रेनिंग चलती है तो पहले एकेडमिक पढ़ाई चलती है हमेशा, और जब आप एकेडमिक पढ़ाई पढ़ लेते हैं, अच्छे से आ जाती है, तब पढ़ते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई, उसको बोलते हैं PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। और यही चीज़ आप करते हो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप में। अब इंटर्नशिप तभी तो कर पाओगे जब आपको ये चीज़ आती है, क्योंकि वहाँ पर आपको उसी लेवल से काम देंगे, सीधा सीधा काम देंगे, ये करना है, और वो तभी तो समझ में आएगा जब आपको ये चीज़ें पता हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो इनके बीच में ना स्पेस वगैरह नहीं आ रहा, अब इनके बीच में स्पेस देने के लिए मेरे को ऐसे कर करके लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा स्पेस। अब देखो इसके बीच में लगाऊंगा मैं, समझिए, ऐसे ही मैंने वहाँ पे डॉट लगाया था, याद आया किसी को? उनके बीच में डॉट लगाया था। अभी देखो मैं रन करता हूँ इसे, ये आ गया, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। इसमें पता है दिक्कत क्या है? कल को कोई बोलेगा स्पेस की जगह डॉट लगाओ, मेरे को हर जगह जा जाके बदलना पड़ेगा। अब एक आसान सा तरीका बताता हूँ, देखो मेरे पास ये डाटा था कॉन्कैट में, राम, श्याम, मोहन, जीत, जिंदल, ये डाटा था ऐसे, ठीक है। अब बताओ इनके बीच में क्या लगाना है? मैं लगाता हूँ डॉट लगाएं। अगर मुझे इनके बीच में डॉट लगाना है तो मेरे पास एक फंक्शन होता है कॉन्कैट विद सेपरेटर, मैं जिससे इसको सेपरेट करना चाहता हूँ वो चीज़ पहले लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये जो सबसे पहला पैरामीटर होगा ये सेपरेटर का काम करेगा, और ये इनके बीच में ऐड हो जाएगा सबके। अब देखो मैं रन करता हूँ इसे, ये मैंने रन किया, देखो सबके बीच में डॉट आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो अगर मैं यहाँ पर डॉट और स्पेस दोनों दे दूँ, अभी रन करता हूँ, देखो डॉट और स्पेस दोनों आ रहे हैं। You can create this. समझ में आ गया? वो एक अलग, हाँ लगा सकते हैं, कॉन्कैट से मिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। बीच में कुछ लगाना हो उनके तो विद सेपरेटर है आपके पास, आप यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट होता है ट्रिम, स्पेस वगैरह खत्म करता है। कोई बेकार का स्पेस आ रहा हो ना, जैसे मैंने लिखा यहाँ, देखो मैंने ये स्पेस दिया, फिर मैंने यहाँ पे भी स्पेस दे दिया। अब मैं जब रन करूँगा तो मेरे पास राम स्पेस ऐसे ही आएगा। देखो इसको चेक करा देता हूँ आपको, इसमें आगे पीछे दोनों तरफ स्पेस है। देखो मेरा पॉइंटर देखो राम के राइट साइड में बहुत दूर जा रहा है, तो इसके आगे पीछे दोनों तरफ क्या है? स्पेस है। प्रूफ हो गया। अब मैं इसके स्पेस को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं इसी डेटा को ट्रिम में डाल दूँगा, तो ट्रिम इसके स्पेस को ख़त्म कर देगा। ये रन किया, अभी इसमें कहाँ है स्पेस? चेक कर लो आप, नोटपैड से समझ में आ जाए। ये बिल्कुल राम के बगल में ही है, तो इसने क्या करा? आगे का भी ख़त्म करा, पीछे का भी करा, दोनों साइड का स्पेस आपका ही उड़ा देता है। तो ये होता है ट्रिम फंक्शन। नेक्स्ट होता है पोजीशन, ठीक है। किसी भी डाटा टेक्स्ट में किसी की भी पोजीशन निकाल के आप लोगों को देता है। जैसे कि मेरे पास एक शब्द है, क्या था फंक्शन? पोजीशन था ना, पोजीशन। मेरे पास एक शब्द है, मान लीजिए आई या फिर ओ, मेरे को ये ढूंढना है कि कंप्यूटर में कहाँ पर है। तो कंप्यूटर में दूसरी जगह पर है, दूसरी लोकेशन पे, बता दें मेरे को, ठीक है। आप किसी भी इंडेक्सिंग वाला नहीं होता है, जैसे पोजीशनिंग में 0 से नहीं 1 से होता है। एक्सेल में 1 चलता है, एक्सेल में एरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। एक्स इक्वल ये 1 2 3 ऐसे चलता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 2 बार कंप्यूटर, तो ये पहले का ही बताएगा, दूसरे का नहीं बताएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पहले का ही बताएगा। पूछना कुछ? सर दूसरे का वो कितनी बार है? अभी देखो खुद क्वेश्चन करके मैं खुद फंस जाता हूँ। देखो ये पहले का ही बताता है, दूसरे का नहीं बताता। दूसरे का बताने के लिए अगला फंक्शन होता है लोकेट। लोकेट उसका यूज़ होता है। देखो यहाँ पर जाओ। अच्छा, किसी शब्द में कोई लेटर कितनी बार आ रहा है, इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या कोई फंक्शन है ही नहीं। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या कोई फंक्शन है ही नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और जब प्रोग्राम लिखते हैं सीक्वल में तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन सीक्वल। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फॉर की, इफ की, वाइल की, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? टी सीक्वल। कल बताया था ना आपको। यस सर। अच्छा, अभी देखो मैं दूसरे की पोजीशन निकाल सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है लोकेट। लोकेट का यूज़ करके हम दूसरे की पोजीशन निकाल सकते हैं। कैसे निकलती है ज़रा वो भी देख लीजिए। अगर मुझे दूसरे की पोजीशन निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँगा? सिलेक्ट लोकेट। पोजीशन किसकी निकालनी है? ओ की। किस में से निकालनी है? इसमें से। इसमें से तो निकालेंगे।
ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करना है कोड सर्च करना? पहली पोजीशन से। अगर मैं इसको पहली पोजीशन से सर्च करना स्टार्ट करूँगा तो ये इसको यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो इसका आंसर क्या दे देगा मेरे को? 2 दे देगा। देखो अभी देखो, दे दिया सर 0 करो, 0 लिखा हुआ है। अब ये मेरे को दे देगा इसका आंसर 2 दे देगा, दे दिया। लेकिन मेरे को तो ये वाला उठाना है, इसका मतलब मुझे इसको स्टार्ट करना होगा m से। कहाँ से स्टार्ट करना होगा? m से। m की पोजीशन कितनी है? 3। अभी अगले की देगा, दे दिया। सब दोनों को नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ले इस फंक्शन को डालो। ये पहले की पोजीशन खुद ढूंढ रहा है ना, नहीं ढूंढ रहा, वो खुद से ढूंढ रहा है। इसको उठा लो, इसको यहाँ चिपका दो। अब पहले की पोजीशन इसने झंझट काट दिया, ओ की पोजीशन उसमें +1 कर दो ताकि आगे से बढ़े। तो पहला ये छोड़ देगा, उसके बाद दूसरे ओ की पोजीशन ढूंढ के देगा, आ गया। अब तुम ओ को कितना ही बदल लो, इसमें जहां दूसरी पोजीशन पे होगा वही निकल के आएगा। देखो माई ओ पी ओ। अब यही टेक्स्ट आपको दूसरे में भी लेना पड़ेगा। ये दूसरे ओ की पोजीशन ही देगा, बेफिक्र रहो, काउंट कर लो। डायनेमिक हो गया ना, ऐसे तीसरा चौथा किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, एक्सेल या फिर सीक्वल में हम फॉर एग्जांपल कुछ नाम लिखते हैं, कॉमा से सेपरेटेड है सारे नाम, और मैं किसी पूरे नाम की पोजीशन पता लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकते हो, देख लो यहाँ पे किसी भी नाम की पोजीशन आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल पोजीशन से निकल जाएगा, पोजीशन से निकल जाएगा। सिलेक्ट पोजीशन, और यहाँ पे मैं नाम की पोजीशन निकालना चाहता हूँ राम की, और मेरे पास कुछ नाम है, राम, ठीक है, श्याम, मोहन, जीत, ठीक है भाई। अब मेरे को पोजीशन तो राम की निकालनी है, 1 नंबर पे पड़ा हुआ है कि नहीं? 1 नंबर पे। तो मतलब सर हम उसको पूरा उसके अंदर दे रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर पूरा लिखता है ना? हाँ, अब मैंने जीत लिख दिया और जीत की पोजीशन ढूंढ देगा। जीत की पोजीशन 16 नंबर पे स्टार्ट हो रही है। अब सर ये 16 दिखा रहा है, लेकिन मेरे को उसमें कोमा सेपरेट करके 4 चाहिए था। फॉर एग्जांपल कोमा से सेपरेटेड है डेटा, उसके लिए एक्सेल के अंदर टेक्स्ट स्प्लिट नाम का फंक्शन होता है, टेक्स्ट स्प्लिट, या फिर दूसरा फंक्शन आप यूज कर सकते हो इसके लिए जिसको बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम डन हो जाएगा। सर जीत की पोजीशन 16 हो गया। ओके, काउंट करते हैं। जे की हो सकती है 16 तो। हाँ, हाँ। तो पूरा एक वर्ड हो गया। जहाँ से स्टार्ट हुआ उसकी बताते हैं। जैसे मैंने राम की निकाली थी, 1 बताई थी, 3 थोड़ी ना बताई थी, जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सर उसने मतलब राम की नहीं बताई थी, उसने सिर्फ 4 की बताई थी पोजीशन। अरे यहाँ देखो रहीम है, यहाँ पे नाम क्या है? यहाँ पे रहीम है, यहाँ पे क्या है? रहीम है। गॉट इट? अब ये राम वाले राम की बताएगा, इसकी थोड़ी ना बता देगा मेरे को। लो मैं आगे रहीम कर देता हूँ, अगर मन में कोई दुविधा है तो। ये लो, मेरे को तो राम की चाहिए, ये राम वाले आर की बताएगा, रहीम वाले आर की नहीं बताएगा। ये लो, तुम्हें बता रहा है ना राम कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है। यस। अगला हमारे पास आता है सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है? पोजीशन निकाल के दे देता है आपको, जहाँ से भी आप डाटा लोगे वहाँ से पोजीशन दे देगा। जैसे कि मैंने लिखा सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, मैंने लिख दिया कंप्यूटर, और मैंने यहाँ लिख दिया 4। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एक 4 पोजीशन कौन सी है? पी से है ना, तो पी से उठा के सारा डाटा दे देगा, यानी पुटर आ जाएगा इसके ऊपर। सिंपल है, 4 पोजीशन से चलेगा और यहाँ से उठा के सारा डाटा दे देगा। जो भी पोजीशन यहाँ पे डालोगे ना, वो वहाँ से उठा के सारा दे देता है। इसको क्या बोलते हैं? सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग का एक पार्ट, यानी तोड़ के दे देता है, उसको तोड़ के हमको दे देता है, एक्सट्रैक्ट करके दे देता है उसका पार्ट। इसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जैसे आपने देखा होगा एक्सेल में मिड फॉर्मूला होता था, यहाँ पे उसका जिक्र ही नहीं हुआ, तो मिड मेरे को बीच में से डाटा उठाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं 4,3 लगा दूंगा। देखो ये सेम फॉर्मूला, 4 से शुरू हुआ और उसके बाद नंबर ऑफ लेटर लिख दिए मैंने 3, तो 4 से शुरू हुआ तो पी उठाएगा, और नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3, तो पी उठी पुट पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी पोजीशन डाली जाएगी, और पोजीशन में यहाँ पे इंडेक्स मांग रहा है, ये इंडेक्स है। ये क्या है हमारे पास? इंडेक्स है। एक बार ट्राई करते हैं इंडेक्स, पहले इसको ट्राई कर लेता हूँ, लेगा तो ठीक है, नहीं तो इंडेक्स चलेगा। ले लिया इसने, एक्सेल में चलता है इंडेक्स। सर जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हमसे पूछता है ओके अब ये डालना है और ये डालना है, इसमें एसक्यूएल में कुछ इनेबल नहीं कर सकते? ना ना
ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक्सेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ी ना, माइक्रोसॉफ्ट में होती हैं तो सुविधाएं, इनमें थोड़ी ना होती हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है? आगे देखो नेक्स्ट। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये लिस्ट में आपको भेज रहा हूँ इसको। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग बेसिकली यूज़ किया जाता है जब भी आपको डेटा से टेबल निकालना है, यानी टेबल से डाटा निकालना हो और इस बार टेबल एक से ज़्यादा है। अभी तक आप लोग क्या करते थे, एक टेबल में डाटा होता था निकाल देते थे, लेकिन इस बार टेबल ज़्यादा होंगे आपके पास और उनसे आपको डाटा मिला के निकालना होता है। इसके लिए आपके पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपको चेक करनी होगी। अगर ये रिक्वायरमेंट मीट होती है आपकी तभी आप ये काम कर सकते हैं, वरना नहीं। दो टेबल हैं आपके पास, टेबल 1, टेबल 2। इन दोनों में ज्वाइनिंग तभी लगती है जब दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप होता है, यानी दोनों टेबल कनेक्ट होनी चाहिए, प्राइमरी की और फॉरेन की से। ऐसा होने से दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन हो जाएगा, वही कॉलम उसमें चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसी के आधार पर इनको कनेक्ट किया जा सकता है, वरना कनेक्ट नहीं कर सकते आप। यही कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनशिप। ये बात समझ में आ गई? कोई आपसे पूछे ज्वाइनिंग क्या है तो क्या बोलोगे? मल्टीपल टेबल से डाटा निकाल के लाना ज्वाइनिंग कहलाता है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? टेबल आपस में कनेक्ट होने चाहिए। टेबल कनेक्ट होने से आपको क्या मिलेगा? दोनों के बीच में कॉमन कॉलम मिल जाएगा। अगर दोनों के बीच में कॉमन कॉलम है तो आप डाटा निकाल पाएंगे। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक सैंपल डाटा है जिससे आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ हमारे पास एक प्रोडक्ट टेबल है। इस प्रोडक्ट टेबल में सिर्फ 2 ही कॉलम हमने रखे हुए हैं, 2 कॉलम रखे हुए हैं। एक का क्या नाम है? प्रोडक्ट आईडी, और दूसरे का नाम प्रोडक्ट नेम है। इसमें हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं अलग अलग, ठीक है। इसके ऊपर प्राइमरी की लगा हुआ है तो रिपीट वैल्यू जा नहीं सकती। अच्छा, एक टेबल और है हमारे पास, प्रोडक्ट इन्फो टेबल। इसमें प्रोडक्ट की जानकारी रखी गई है, एडिशनल जानकारी, जिसमें 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट की कॉस्ट और उसकी कंपनी। अच्छा, इसके अंदर से मैंने 2 प्रोडक्ट यहाँ पर एंटर करा दिए कि प्रोडक्ट 1 की कॉस्ट 1200 रुपये है, प्रोडक्ट हीरा, प्रोडक्ट 3 की कॉस्ट इतनी है और प्रोडक्ट हीरा। जहाँ पे फॉरेन की होती है तो फॉरेन की में नल वैल्यू अलाउड होती है, प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं होती, फॉरेन की में अलाउड होती है, याद रखना। तो मैंने यहाँ पर नल वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दी लाइक दिस। तो ये 2 टेबल का डाटा मेरे पास आ चुका है। ये समझ में आ रहा है आपको? अब इन दोनों टेबल में कोई आपसे पूछ ले, समझिए ध्यान से, कोई आपसे ये पूछ ले कि जिस प्रोडक्ट की आईडी P2 है, मुझे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट और उसका नाम दोनों दो। तो बोल सकता है ना कोई भी, भाई जिस प्रोडक्ट की आईडी P2 है आप मुझे उसका कॉस्ट बताओ और उसका नाम बताओ और साथ में ये भी बताओ कि वो किस कंपनी का है। अब यहाँ बताओ, कुछ तरीका है? बिना ज्वाइनिंग के निकलेगा ही नहीं। सो वी नीड टू पुट अप द ज्वाइनिंग। बिना ज्वाइनिंग के आप ये कोड नहीं कर सकते। और रियल लाइफ में डाटा ऐसे ही आता है। रियल लाइफ में मैंने थोड़ी देर पहले पहले दिन जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी तो उस दिन भी आपको बताया था, डाटा कभी भी एक टेबल में होता ही नहीं है। डाटा बहुत सारी टेबल में होता है, नॉर्मलाइज करके निकलता है। डाटा बहुत सारी टेबल में होता है, इसीलिए उसको रिलेशनल डाटाबेस कहा जाता है, क्योंकि डाटा टेबल में जाके अलग अलग टेबल में कनेक्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई वी आर एट हियर टू लर्न अबाउट ज्वाइनिंग। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, ये सवाल यहाँ से ना आए, ऐसा बहुत रेयर होगा। मतलब 2% चांस है कि ज्वाइनिंग का सवाल आपसे ना पूछे, 2% चांस है बस, क्योंकि उसको मालूम है कि आपसे काम इसी पे करवाना है तो जरूर पूछेगा सवाल आपसे, ठीक है। मेन यही होता है टॉपिक। अब देखो ज्वाइनिंग जो हम लगाते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग कैसे लगती है? ज्वाइनिंग 2 तरीके से लगती है। एक होती है इनर ज्वाइन, 2 तरीके की ज्वाइनिंग होती है मेन, और एक होती है आउटर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन में कॉमन रिकॉर्ड आता है, 2 टेबल है ना, दोनों टेबल के कॉमन रिकॉर्ड आ जाएंगे, कॉमन रिकॉर्ड, बस इतना सा समझ लो, समझ गया। अब देखो अगर इन दोनों टेबल में मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ तो दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड आ जाएंगे। कॉमन रिकॉर्ड किसके आधार पर देखे जाते हैं? जो कॉलम कॉमन होता है उसके आधार पर चेक होते हैं। तो दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम है वो PID है, तो PID के आधार पर कॉमन रिकॉर्ड मैच हो जाते हैं P1 और P3 के। तो केवल इस केस में 2 ही आंसर आएंगे, एक तो P1 का आंसर आएगा और एक P3 का आएगा, ये याद रखना है। मैं इसी पेपर में पूरा ज्वाइनिंग खत्म कर दूंगा अभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट होता है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। ये समझ में आ गया? अब आउटर ज्वाइनिंग आ जाओ। आउटर ज्वाइनिंग ये कहता है, आउटर ज्वाइनिंग बाहर का डाटा भी लूंगा जी मैं। आउटर क्या कह रहा है? मैं बाहर का भी डाटा उठा सकता हूँ जो कॉमन नहीं है। तो आउटर ज्वाइनिंग का मतलब हो गया दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड है वो तो आएंगे ही आएंगे,
वो तो नहीं छूटने वाले। साथ में आप अगर चाहते हैं तो लेफ्ट टेबल का डेटा भी निकाल सकते हैं। लेफ्ट टेबल रिमेनिंग रिकॉर्ड समझ में आ गया? लेफ्ट टेबल रिमेनिंग डेटा, ये चीज इसमें निकल जाती है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लेफ्ट जॉइन। इसको कहते हैं हम लेफ्ट जॉइन, याद रखना ये बात। अगर लेफ्ट जॉइनिंग में बस लेफ्ट वाला ही डाटा लेंगे, लेफ्ट जॉइनिंग में दोनों का कॉमन रिकॉर्ड तो आएगा ही आएगा। जो लेफ्ट टेबल में आपका डेटा है, बच गया है जो डेटा, वो भी आएगा। सर लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड या फिर बचा हुआ है? Left side। मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने दो टेबल ली, एक का नाम प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैंने इधर साइड में प्रोडक्ट इन्फो का यूज किया, समझिए। इनके बीच में मैंने लेफ्ट जॉइन लगा दिया लेफ्ट जॉइन। अब क्या होगा, अब इस जॉइन के देखो लेफ्ट साइड में कौन सी टेबल है, तो ये लेफ्ट टेबल कहलाएगी, ये लेफ्ट टेबल कहलाएगी। अच्छा, दोनों का कॉमन रिकॉर्ड क्या हो गया, P1 P3, और लेफ्ट टेबल का बचा हुआ रिकॉर्ड क्या हो गया, P2 और P4। लेफ्ट टेबल का बचा हुआ रिकॉर्ड यही है ना, मेरी लेफ्ट टेबल तो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट टेबल में बच कौन से रिकॉर्ड गए हैं, P2 P4, ये भी आएगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट जॉइन। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अभी ये कंप्लीट हुआ। अभी एक जॉइन और बचता है, पहले इनको कंप्लीट कर लो प्रैक्टिकली, जगह बढ़ गई है। ये फोटो वोटो तो नहीं खींचा, लिख लिया ना सबने। चलो अब प्रैक्टिकली करते हैं सीधे यार, सिस्टम पे चलो। राइट लेफ्ट भी, लेफ्ट तो कर लें पहले, राइट भी उठा लेंगे। सर एक बार एक प्रोडक्ट टेबल का जो लेफ्ट हैंड के बाद व्यू आएगा, मतलब वो दिखाना कैसा है? क्या चीज नहीं समझा मैं यहाँ पे, जो क्या? लेफ्ट जॉइन के बाद, तो लेफ्ट जॉइन के बाद हमारी टेबल बनेगी, हाँ, उस टेबल का व्यू कैसा आएगा वो पूछा। वो तो प्रैक्टिकल करके ही पता लगेगा। हाँ अब सिस्टम पे प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब भी पता लगेगा। मैं एक एक क्वेरी कहाँ लिखूँ उसको डेटा को। देखो अभी मेरे को डेटा चाहिए होगा दोनों का, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इन्फो, तो वही अपना पुराना वाला डेटाबेस, यूज़ माई डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर दो टेबल मुझे दिखाई दे रही हैं, एक बार उनको उठा लेते हैं। पहली टेबल है प्रोडक्ट, और इसमें वही 4 रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं ना, देखो, ठीक है। अच्छा, दूसरी टेबल है प्रोडक्ट इन्फो, तो इसमें वही आपको 3-4 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, सेम डाटा आ गया। अब दोनों में से कॉमन रिकॉर्ड निकाल के लाऊंगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको थ्योरी के बेस पर समझाया था, अगर मैं दोनों में इनर जॉइन लगाऊंगा तो P1 और P3 का डाटा आएगा, बस कंप्लीट जानकारी मुझे मिल जाएगी P1 की। मैं P1 और P3 का आईडी, नेम, कोस्ट, कंपनी सब निकाल लूँगा, ठीक है, कॉमन रिकॉर्ड है। तो कैसे निकलेगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर सेलेक्ट, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ इनर जॉइन क्या करेगा, ये कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, ठीक है, लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, इनर जॉइन किस पे लगाना है, P इन्फो। कोई दिक्कत? अच्छा, किसके आधार पे लगेगा ये जॉइनिंग, प्रोडक्ट आईडी के आधार पे। किसके आधार पे लगेगा, प्रोडक्ट आईडी के आधार पे। तो प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी बराबर होनी चाहिए प्रोडक्ट इन्फो टेबल की प्रोडक्ट आईडी के। दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट, उसी के आधार पर ज्वाइनिंग लगता है, प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी और P इन्फो का प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर मैंने दोनों टेबल के नाम क्यों लिए, तभी तो पता चलेगा मैं PID प्रोडक्ट वाली की बात कर रहा हूँ कि किसकी कर रहा हूँ, आया समझ में? अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, स्टार। स्टार मतलब ऑल। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स 2 कॉलम तो यहाँ से आ गए, स्टार 2 कॉलम तो इसके उठ गए और 3 कॉलम इसके उठ गए, मतलब PID 2 बार आ जाएगा। देखो दिखाऊं, अभी रन करते हैं, आएगा कॉमन P1 P3, लेकिन PID 2 बार। पहले तो ये वेरीफाई करो, P1 P3 आ गया, और स्टार की वजह से क्या हुआ, PID 2 बार आ गया, है ना, दिक्कत है ना। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें PID किसका चाहिए। हम यहां लिखेंगे मुझे प्रोडक्ट टेबल का PID दे दो, और प्रोडक्ट टेबल से नाम दे दो। आई समझ में? ये मुझे प्रोडक्ट टेबल से PID दे देगा और प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट का नाम दे देगा। मिल गया? अब मैं साथ में चाहूंगा कि भाई जो मेरी प्रोडक्ट इन्फो टेबल है वहां से मुझे कोस्ट दे दो। क्या नाम है?
वहां से मुझे कोस्ट दे दो, ये कोस्ट दे दिया। अब मुझे कंपनी चाहिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट इन्फो की कंपनी दे दो मेरे को। अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम को बार बार लिखना पड़ रहा है, इसीलिए मैं इसका एलियास यूज करूंगा। एलियास बताया था ना छोटा नाम, मैंने इसका छोटा नाम रख दिया पी, और इस टेबल को आज से मैं बुलाऊंगा पीआई। तो जहां पर मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं वहां पर आज से पी लिखना चालू कर देंगे हम। काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बनाते हैं ऐसे, कहीं देखना ना ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। बन गया काम। अभी आप रन कर लीजिए। अब किसी ने कंडीशन दे दी, नहीं 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 ऐसा नहीं, जिसकी प्रोडक्ट आईडी P1 है उसी का डाटा दो, ऐसे बोलेगा ना कोई, वेयर लगा लो प्रोडक्ट टेबल की PID बराबर P1। अभी P1 का डाटा आ गया आपके पास। अब हम दोनों टेबल से डाटा निकालने में कामयाब हो गए। तो हमारी मदद किसने करी? ज्वाइनिंग नहीं तो करी। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट सारा का सारा? अच्छा, एक तरीका और होता है, इसमें बड़ा तामड़ा धामड़ा फैल गया है ना, पूरा राशन पानी फैल गया। एक आसान सा तरीका बताते हैं, देखो लिखो सिलेक्ट, दोनों टेबल का चाहिए ना डाटा, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल इनर जॉइन P इन्फो टेबल। समझ यहाँ तक ठीक है? अब इसके बाद ताम झाम फैलता था पूरा ये सारा, फिर यहाँ पे सारे नाम लिखो, क्योंकि स्टार की वजह से दिक्कत होती थी। तो मैं एक काम करूँगा, मैं लिखूंगा यूजिंग PID। अब मैंने सिस्टम को बोल दिया भाई देख मैंने PID नाम का कॉलम दिया है, ये दोनों में कॉमन होगा, अपने आप देख ले, और अपने आप से मेरे को कॉमन रिकॉर्ड दे दे बस, और रिपीट मत करियो कुछ भी, ये इस सिस्टम को मानता है। अभी रन करूंगा, सारा काम अपने आप हो गया, देखो सेट। ना तो PID रिपीट हुई और ना मेरे को एक एक करके तामझाम यहाँ फैलाना पड़ा रहता, P का फलाना ID फलाना ID, एक झटके से मुझे कॉमन रिकॉर्ड मिल गए। तो ज्वाइनिंग में यूजिंग नाम का कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। बाकी जो मैनुअल टास्क है ना, जो हाथों से चल रहा है, जो सबसे बढ़िया है वो ये होता है। एक गाड़ी आप चलाओ ऑटोमेटिक, एक चलाओ मैनुअल। असली ड्राइवर वही जो मैनुअल चला रहा है। ऑटोमेटिक तो कोई भी चला लेगा, बटन दबाना अपने आप गाड़ी भगती है। समझ में आ गई बात? तो दैट्स माय पॉइंट। ये ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है आपका, और ये मैनुअल। नॉलेज कहाँ से बढ़ेगी ज़्यादा? यहाँ से। बाकी आपके पास है, आप इसे यूज कर सकते हैं। कोई सवाल यहाँ पर किसी का? इनर जॉइन समझ में आ गया? हाँ, जैसे इसके लिए ऊपर वाला डिफाइन होना चाहिए। ऊपर वाला डिफाइन होना चाहिए मतलब? नहीं, आपने यूजिंग करा, ये कह रहे हो आप, ये लिखा होना चाहिए ऊपर, तभी चलती है नीचे की क्वेरी। कहाँ पढ़ रहे हो? क्योंकि सर इसमें ये ले डिलीट, और ये देख ले, कुछ फर्क पड़ रहा है यार? क्वेरी जो बना रहे हैं हम सेपरेट है, डिफाइन ऊपर इनको लिखने से तुम सोच रहे हो ये चल रहा है, ये ले ये भी हटा दिया मैंने, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे एलियास तो यहाँ यूज हो रहे हैं ना, ये रे ऊपर वाली क्वेरी का क्या रोल है इसमें? एलियास का यूज करके ज्यादा हमें लिखना ना पड़े। सवाल में दम आता है, हम खुश होते हैं। सवाल ऐसा पूछते हैं ना, हम अजीब हो जाते हैं। ऊपर वाली क्वेरी का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? ध्यान रखो हमेशा। इसका तो क्या ही रोल है, ये तो खत्म होगी, ये अलग क्वेरी चल रही है। क्वेरी जो होती है, सेमीकोलन जहाँ लग गया क्वेरी खत्म, सेमीकोलन जहाँ लग गया खत्म, ये तो नई क्वेरी है। समझ रहे हो? आप यहाँ पे सेमीकोलन मत लगाओ, ये इसको ऊपर वाले का पार्ट मानेगा, एरर दे रहा है, देख लो, कर लो रन, रन हो भी जाए तो। ये स्टेटमेंट खत्म करने के लिए सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, तब चलेगा एक क्वेरी हमारा ऐसे। पर यूजिंग वाला कॉमन होगा ना? कॉमन जो एट्रीब्यूट होता है वही डालते हैं यूजिंग में, दूसरा डालेंगे तो निकलेगा ही नहीं डाटा, ठीक है? ये समझ में आ गया? इनर जॉइन होता है। अब मैंने दूसरा आपको बताया था आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में 3 तरह की जॉइनिंग होती है। एक होती है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि कॉमन रिकॉर्ड आता है निकल के, प्लस में लेफ्ट टेबल का रिमेनिंग रिकॉर्ड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दोनों टेबल का कॉमन रिकॉर्ड P1 P3 and the remaining record from the left table. So right now we are having the product as a left table. तो left table का remaining record बचा P2 P4, P2 P4। समझ में आ गया? जो जो डाटा इन दोनों में मैच हो जाएगा वो तो आ जाएगा। जैसे P1 P3 का पोस्ट और कंपनी आ जाएगा, है यहाँ पे, लेकिन P2 P4 का पोस्ट और कंपनी है यहाँ, तो वहाँ पे नल आएगा। क्या आएगा? नल आएगा, ठीक है? चेक करते हैं इसको। तो सिस्टम को स्टार्ट किया जाए। देखिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, फिर लिखा मैंने इसका एलियास, फिर लिखते हैं लेफ्ट जॉइन। दिक्कत तो नहीं होगी? समझ में आ गया? फिर लिखा हमने प्रोडक्ट इन्फो का PI,
तो दोनों में क्या लग गया, लेफ्ट जॉइन लग गया। अब किसके बेस पर लगा रहे हैं, PID के बेस पर। तो आधार हमने PID बना दिया, दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे वो हमें दिख जाएंगे। हमने कोड को करा फायर, यू विल सी, देखो दोनों टेबल का कॉमन रिकॉर्ड P1 पूरा आ गया, P3 पूरा आ गया, और बाकी बचा हुआ P2 और P4। अब P2 P4 का ना तो कोई कोस्ट है हमारे पास, ना कोई कंपनी है, तो नल आ गया, लेकिन हमारे पास रिमेनिंग रिकॉर्ड आ गया P2 से। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट जॉइन बोलते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? अब आ जाओ उल्टा कर लो इसको। अगला कॉन्सेप्ट राइट जॉइन। आपका कॉमन रिकॉर्ड और राइट टेबल का बचा हुआ रिकॉर्ड, राइट टेबल का बचा हुआ रिकॉर्ड, ये मेरे पास क्वेरी सेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, यहां लिख दिया मैंने लेफ्ट का राइट। अब इस केस में राइट टेबल बताओ कौन सी हो गई, प्रोडक्ट इन्फो। तो दोनों का कॉमन रिकॉर्ड क्या था, P1 और P3। अब राइट टेबल में जो रिकॉर्ड बच गया होगा, यानी P इन्फो में जो बच गया होगा वो आ जाएगा। P इन्फो में एक रिकॉर्ड बचा हुआ था नल वाला, जिसकी आईडी नल थी ना, नल रिकॉर्ड, वो आ जाएगा। चेक कर लो, अब रन किया एंड गॉट एन आंसर। देखो दोनों का कॉमन रिकॉर्ड और राइट टेबल का बचा हुआ नल वाला रिकॉर्ड आ गया। सब निकाल सकते हैं इसको ऐसे। तो ये होता है राइट जॉइन। फिर इसमें एक आखिरी जॉइन होता है फुल जॉइन। फुल जॉइन जो होता है MySQL सपोर्ट ही नहीं करता। हाँ जी, आउटर का ही पार्ट होता है, आउटर में तीनों जॉइन आती हैं। जो फुल जॉइन होता है वो सपोर्ट नहीं करता। फुल जॉइन का मतलब क्या होता है, कॉमन रिकॉर्ड, लेफ्ट के रिमेनिंग रिकॉर्ड और राइट के रिमेनिंग रिकॉर्ड सब कुछ आ गया। हाँ, बट इन MySQL फुल नाम का जो कीवर्ड होता है ना, नॉट सपोर्टेड, कीवर्ड नॉट सपोर्टेड, ये सपोर्ट नहीं करता। इसको मैं वेरीफाई करा देता हूँ। ये डाटा लिया हमने, कॉपी करके यहाँ पे डाला। अब मैं यहाँ पर सिर्फ राइट का क्या करूँगा, फुल करूँगा बस, और ये नहीं करेगा इसका सपोर्ट। हमने लिखा फुल जॉइन, एरर आ गया, चलता नहीं है, ठीक है, तो वो सपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन हाँ, हम दोनों टेबल में फुल जॉइन लगा सकते हैं, लेकिन जुगाड़ पानी से, अपने जुगाड़ पानी से। कैसे, देखो मैंने एक क्वेरी लिखी, ये मेरे को कौन सा रिकॉर्ड लाके दे रहा है, कॉमन और लेफ्ट का रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ये वाली मैंने क्वेरी लिखी, ये मुझे क्या लाके दे रहा है, कॉमन राइट। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग में डाल लेना अच्छे से। मेरे पास एक सेट है A, एक सेट है B, इसके अंदर रिकॉर्ड है 1 2 3 4, और हाँ A के अंदर, ठीक है। B के अंदर सेट है 5 6 7। अकॉर्डिंग टू दिस A के पास जो सेट है वो है 1 2 3 4। अकॉर्डिंग टू दिस B के पास जो सेट है वो है 2 3 5 6 7 6 7, करेक्ट। अब आपने मैथ में एक टर्म पढ़ी होगी A यूनियन B। अब A यूनियन B क्या करता है, दोनों के कॉमन, देखते जाओ बस, सुनते जाओ, दोनों के कॉमन, लेफ्ट के बचे हुए और राइट के बचे हुए, यही तो करता है यूनियन। और यही तो मुझे करवाना है अपने कोर्स में, यही तो चाहिए हमें, दोनों के कॉमन, लेफ्ट के बचे, राइट के बचे, बस। तो अपने सीक्वल में यूनियन फिट कर देंगे इनके बीच में। लो हटा दिया, ये लगा दिया यूनियन, हो गया काम। वही तो है, ये हो गया ना, निपट गया ना काम, चला लो। आप देखो सारे रिकॉर्ड आ गए, आप वेरीफाई कर लो, सारे रिकॉर्ड आ गए, जितने भी रिकॉर्ड बन सकते थे सारे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इसको सही करते हैं, क्योंकि इसने यूनियन में क्या करा, यूजिंग का कॉन्सेप्ट है ना, तो यहाँ देखो दो बार आएंगे रिकॉर्ड, दो बार। ये देखो यहाँ पर ये रिकॉर्ड दो बार रिफ्लेक्ट मार रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है ना, क्योंकि कोस्ट में कॉमन कंपनी, क्योंकि स्टार है यहाँ पे, स्टार की वजह से इसको ये नहीं पता चल रहा कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने बोला था ना, ऑटोमेटिक गाड़ी से बढ़िया मैनुअल होती है। अब इसको मैनुअल वाले उस पर ले जाओ, सिस्टम पे। ये गलत आ रहा है डाटा, ढंग से देखो। कोस्ट किसी कंपनी का कोई कोस्ट रियल में होता है कभी, गड़बड़ आ रहा है, मैनुअल में आएगा गड़बड़। आप मैनुअल करो इसको, ऑटोमेटिक में गड़बड़। अब क्या करना है, क्या क्या चीज निकालनी है वो निकाल लो। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन प्रोडक्ट टेबल की PID
बराबर होनी चाहिए प्रोडक्ट इन्फो टेबल की PID के। सही जा रहे हैं? यही चीज यहाँ पे लिखो, प्रोडक्ट टेबल की PID बराबर प्रोडक्ट इन्फो टेबल की PID। ये सही हो गया। अब जो जो रिकॉर्ड निकालना है उसको यहाँ मेंशन कर दो। एक तो मुझे प्रोडक्ट टेबल से ID चाहिए, एक मुझे वहाँ से नाम चाहिए, एक मुझे प्रोडक्ट इन्फो से कॉस्ट चाहिए, एक मुझे प्रोडक्ट इन्फो से कंपनी चाहिए। यही सेम चीज मुझे नीचे भी चाहिए होंगी। अभी फायर करें, अब हो गया। अब कहाँ गड़बड़ हुआ? एरर देखो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है पढ़ो। ये देखो यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हो गया। अभी रन करो, आप देखो अब हो गया ठीक। आप वेरीफाई कराते हैं। देखो कॉमन रिकॉर्ड क्या थे? P1 और P3, याद आ गया। लेफ्ट टेबल के बचे हुए रिकॉर्ड क्या थे? P2 और P4, और राइट टेबल का बचा हुआ रिकॉर्ड क्या था? नल वाला। एवरीथिंग इज देयर। सर हमारा पहले हमने लिखा था, जब स्टार्ट लगाया था उसमें हमने सारे कंपोनेंट लिए थे, सारे इसमें भी नहीं है। ये मैनुअल में ये होता है ना, इसमें मिक्सिंग नहीं हुआ, उसमें ऑटोमेटिक का मिक्सिंग हो गया। उसको ये समझ में नहीं आ रहा, जो स्टार स्टार है, जो नल है, उसको कैसे मैच करेगा वो? यूनियन को मैच करने के लिए कॉलम की एक हेडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ पे तो नल है सब में, अब वो मैच कैसे करे? ये नल आईडी का है कि किसका? हमने मेंशन थोड़ी ना, हमने तो स्टार लगा दिया था। स्टार में उसको कॉलम की हेडिंग नहीं पता चल रही है कि किस कॉलम की क्या हेडिंग है, वो तो रिकॉर्ड के हिसाब से उठा के ला रहा है। नल है, अच्छा ये तुम्हें इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा। देखो मेरे को इसमें ना ये कॉन्सेप्ट बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी पता रहे। यूजिंग से भी डाटा ज्वाइन होकर आता है, ये मेरे को वैसे बताना ही नहीं चाहिए था। जैसे यूनियन आप यूज किए, इंटरसेक्शन भी यूज हो सकता है क्या? जैसे मैथ में यूनियन यूज किए, हाँ। इंटरसेक्शन भी यूज ना होता ना है। नहीं ना, ना, बस यूनियन ही यूज होता है। यूनियन यूज होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है तुमको बस। ये मैं बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन बता दिया। कोई पूछ ले यूजिंग की वर्ड भी होता है, तो बस अभी दिमाग में रख लो एक बात। कभी भी ज्वाइनिंग लगानी है, ये यूज ही नहीं करना, चाहे इससे तुम्हें कितना ही फायदा हो रहा है। डोंट यूज दिस, बस अवॉइड करना है इसको, कुछ भी हो जाए। अपनी ज्वाइनिंग कभी भी लगाओगे, कैसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे। कुछ सोच के बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, याद रखना है बात को। हाँ कोई पूछ ले तो तुम्हें नॉलेज है, हाँ यूजिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी आप जब ज्वाइनिंग लगाओ, कभी भी किसी भी, इसको यूज करो आप। गॉट इट माय पॉइंट? अच्छा, अभी कुछ बच रहा है? सारा खत्म हो गया। तो ये थी आपकी ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक रियल डाटा लाऊंगा, मतलब कुछ डाटा दिखाऊंगा, और उस डाटा पे कुछ टास्क होंगे आप लोगों के लिए। क्या चीज? बोलो बोलो, रिपीट करो, समझ में नहीं आया। इनर ज्वाइन माना जाता है उसको। अगर ज्वाइन लिखते हो इसको बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन माना जाता है। चलने तो चलती है तो क्या हो गया? क्या चाहते हो, चले ना। हम DESC लिखते हैं, ये डिस्क्राइब माना जाता है, और ये डिसेंडिंग भी माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? हम डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं पूरा, उन्होंने अपना अपना बना रखा है। आप ज्वाइन लिखते हैं तो डिफॉल्ट जो होता है वो क्या माना जाता है? इनर ज्वाइन। खत्म बात, ओके ठीक है। वो तब होता है जब मैंने ये बोला था इनर ज्वाइन ही लगाना है, ये मत लगाना। ज्वाइन डिफॉल्ट होता है, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये डाटा एक बार, अब मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को प्रोग्राम दे रहा हूँ और कोशिश करना आप बना दें। मेरे पास एक FDI का डेटाबेस है, मतलब जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं वही है। उसमें 3 टेबल हैं, डिस्काउंट भूल जाओ, 3 टेबल है। कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स। कस्टमर टेबल में ये 3 रिकॉर्ड होंगे, कस्टमर ID, नेम, जेंडर, पासवर्ड, ये रिकॉर्ड है। प्रोडक्ट टेबल में ये 3 कॉलम है और ये 3 रिकॉर्ड हैं, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। जब कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो एक सेल जनरेट होती है, तो मेरे पास एक सेल्स टेबल भी है। 6 सेल्स मेरे पास जनरेट हैं, किस डेट को ऑर्डर लगा, किस कस्टमर ने खरीदा, किस प्रोडक्ट को खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, तीनों टेबल हो गए, ठीक है। ये तीनों टेबल मैंने डाटाबेस में बना भी रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें तीनों टेबल एक एक करके ओपन कर देते हैं। ये कस्टमर टेबल मैच कर लीजिएगा, सेम टू सेम टिट्टो वही रिकॉर्ड है, ठीक है। दूसरी टेबल पे देख लो, तीनों टेबल में ज्वाइनिंग लगा के डाटा लाना है आपको। और अगली भी देखो, अभी सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे आपसे वो भी देख लेना। दिख गया आपको सेल्स टेबल, ठीक है, पूरे रिकॉर्ड है, सेम टू सेम। इसका सिनेरियो मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि आपको याद रहे कि ये डाटा है हमारे पास,
अब सवाल चलते हैं, आपको कंप्लीट करना है, एक मैं हेल्प कर दूंगा, बाकी आपको बनाने हैं। गॉट इट? इस तरह के टास्क आते हैं आपके पास जब काम करोगे ना, या कहीं इंटरव्यू दोगे या आपका असेसमेंट चलेगा, इस तरह के एक डाटाबेस दे देंगे आपको और इस तरह के क्वेश्चंस दे देंगे। अगर कहीं किसी कंपनी में आप SQL के लिए गए और आपको टेक्निकल राउंड दे रहे हैं तो ऐसे देंगे आपको, डाटा दे देंगे, बना लो सिस्टम में, और फिर उसके ऊपर टास्क दे देंगे, ये टास्क निकालो। अब इसमें से रैंडमली मैं एक टास्क ले लेता हूँ, टास्क ले लेते हैं हम, मान लीजिए टास्क नंबर 3। आपको टास्क नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये बताना है कि जेंडर वाइज टोटल सेल कितनी हुई है, यानी जो मेल कैंडिडेट हैं उन्होंने टोटल कितने का सामान खरीदा है और जो फीमेल कैंडिडेट है उन्होंने कितने का सामान खरीदा है। पहला सवाल, आपको ये बताना है कि जो स्मिथ नाम का कैंडिडेट है उसने क्या प्रोडक्ट खरीदा है और कितनी की कीमत है उस प्रोडक्ट की, ये बताओ। क्या पता स्मिथ ने सारे सामान खरीदे हो, बताओ क्या क्या नाम है उनके, कितने की कॉस्ट है उसके सामान की। अगला सवाल, आपको ये बताना है कि 2022 में कितने रुपए की सेल हुई। अगला सवाल, आपको प्रोडक्ट के हिसाब से सेल बतानी है कि जो मॉनिटर है उसकी सेल कितनी की हुई है, SSD की सेल कितनी की हुई है। आपको ये बताना है कि जो मॉनिटर नाम का प्रोडक्ट है इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी। सोच रहे हो सवाल कैसा भी पूछ सकते हैं आपसे रैंडमली, है ना। आप इस लायक हो, तुम बना सकते हो, खाली एक पुश लगाना है यहाँ पे आपको। आपको ये बताना है हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी कितनी बिकी। आपको इसमें बताना है कि मॉनिटर किस डेट को सेल हुआ। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सेल सबसे ज्यादा हुई है, सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्ट बताओ। सवाल समझ में आ गया, ये सवाल है। अब इनमें से तुम उंगली रख दो, जिस सवाल को कहोगे वो मैं कर दूंगा, बाकी तुम करना। असाइनमेंट लेना चाहते हो कि नहीं, ये असाइनमेंट अब तुम करो, एक सवाल तुम रख दो उंगली, में करके दिखाता हूँ। इसमें तुमको ये सीखने को मिलेगा 3 टेबल मैंने कनेक्ट कैसे करी। सबका एक एक थोड़ी ना लेना, इन 8 में से कोई भी एक सवाल ना, ऐसे नहीं करूँगा, फिर तुम कहोगे ये तो मेरा था ही नहीं। तुम देख लो, जो कहोगे मैं कर दूंगा। 8th वाला करते हैं, ठीक है। फाइनल सवाल तुम ऐसा मत पूछना जिससे तुम्हें सीखने को ना मिले। अगर तुमने ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे तुम्हें सीखने को नहीं मिला तो उसमें मेरा दोष नहीं होगा। अभी कॉम्प्लिकेशन का पूछ ले, मैं तो कर दूंगा, ठीक है। तुम्हारे लिए ये सवाल भारी पड़ जाएंगे। मिलते जुलते सवाल कैसे हैं, उन्हें पूछना चाहिए था आप लोगों को। अब देखो मिलते जुलते सारे सवाल क्या हैं, मॉनिटर वाइज, डेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, जेंडर वाइज, कोई भी एक सवाल करवा लेते 5 कंप्लीट होते। मैं आपको आगे की लाइफ के लिए बता रहा हूँ, कभी ऐसी चॉइस मिले तो कैसे करते हैं। एक ऐसा तरीका ढूंढो पैटर्न, एक पैटर्न कर लिया तो 5 हो जाएं। अब ये जो पैटर्न है ऐसा कहीं नहीं है ना। इस एक सवाल को पालोगे, बाकी कहाँ से करोगे, नहीं समझे। मैं तो इसको कर दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट 1,1 लगाना है मेरे को, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लगा के मेरे टाइम। चलो मैं इसको करता हूँ। इसमें देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, जेंडर वाला कर देते हैं। जेंडर वाइज सेल्स मुझे निकालनी है, फाइनल। पहले 3 टेबल कनेक्ट कर लो। आप क्या करना है, पहले तीनों टेबल को, यानी 3 टेबल्स शुड बी इन अ कनेक्शन, शुड बी कनेक्टेड यूजिंग जॉइन। तो कैसे करना है देखो, करें स्टार्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर का हो गया C, इनर जॉइन। अब ये इनर जॉइन किस पे लगेगी, यहाँ देख लो आप, इससे थोड़ा हिंट लग जाएगा। कस्टमर टेबल कनेक्ट होगी किससे, सेल्स से, क्योंकि प्रोडक्ट से तो हो नहीं सकती। तो यहाँ इनर जॉइन लग गया सेल्स के साथ। अब इनका आधार देखो, कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, CID दोनों में। तो यहाँ लिखा कस्टमर कॉमन लगा के, कस्टमर टेबल का CID बराबर सेल्स टेबल का CID, 2 टेबल तो कनेक्ट। अब तीसरी टेबल कनेक्शन करेंगे, फिर लिखो इनर जॉइन। तीसरी टेबल बची प्रोडक्ट। अब आधार क्या बचेगा, PID और ये PID यही कनेक्ट होगा ना। अच्छा, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट टेबल की PID बराबर होनी चाहिए सेल्स टेबल की PID। तीनों टेबल कनेक्ट हो चुके। अब क्या चाहिए आपको, वो यहाँ निकालेंगे। ओके, देखो हमको चाहिए थी जेंडर वाइज सेल्स, तो मैं इस पूरे डाटा को जेंडर के हिसाब से ग्रुप कर दूंगा। याद आया कुछ, दिल्ली की टोटल सैलरी, दिल्ली में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना, ग्रुप करते हैं। तो मैं जेंडर के हिसाब से डाटा क्या कर दूंगा, ग्रुप कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप बाय, और जेंडर किस कॉलम का पार्ट है वो देखो, जेंडर कस्टमर टेबल का पार्ट है और इसकी फील्ड का नाम C जेंडर है कि नहीं है, C जेंडर है।
तो यहाँ लिखूंगा ग्रुप बाय, पहले देख भी लो आप यहाँ पे भी क्या सी जेंडर ही है उसकी कॉलम का नाम, उसकी कॉलम का नाम सी जेंडर। तो यहाँ लिखूंगा ग्रुप बाय कस्टमर टेबल का सी जेंडर वाला कॉलम, ग्रुप हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस कॉलम को ग्रुप करते हो वही लिखना होता है, याद आया कुछ? तो यहाँ लिखेंगे सी टेबल का सी जेंडर, तो जितने भी जेंडर होंगे सारे आ जाएंगे, 2 ही जेंडर थे दोनों आ जाएंगे। देखो तीनों टेबल कनेक्ट हो चुके हैं, ग्रुप भी हो गया। अब मेरे को सेल निकालनी है टोटल, सेल निकालने के लिए सम, ओके। अब सेल कैसे निकलेगी? यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है और ये क्वांटिटी है। कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो सेल बनेगी। भाई तुमने एक प्रोडक्ट खरीदा 10,000 का, लेकिन खरीदे तो तुमने 3 है, तो 3 गुना 10,000 नहीं करोगे? आ रहा को समझ में? तो क्या करूंगा, ये वाली फील्ड उठाऊंगा कॉस्ट वाली इसके अंदर, तो प्रोडक्ट टेबल से उठेगी ये समझ में आ गया? ठीक है। और ये उठाऊंगा क्वांटिटी वाली फील्ड, मल्टीप्लाई करके सेल्स टेबल से उठेगी। हो गया टोटल, निकल गया भाई, निकल गया। ऐस करके यहाँ लिख देंगे टोटल, ये मारो आंसर आ गया। अब वेरीफाई करा दो, फीमेल वाला वेरीफाई करा देता हूँ, एक ही रिकॉर्ड है, 96,000 बता रहा है टोटल। हाँ आपको चेक करा देते हैं। यहाँ देखो फीमेल का आईडी कितना है, C3 ने क्या खरीदा है, P2 कितनी क्वांटिटी 3, अच्छा P2 की कितनी क्वांटिटी 1 का 32,000, 32 गुना 3 करोगे 96,000 आता है। हो गया वेरीफाई। अब मैंने क्या बोला था, एक सवाल तुमने कर लिया ना सारे हो जाएंगे। एक बोला गया था प्रोडक्ट वाइज सेल्स बताओ, अरे है क्या, प्रोडक्ट टेबल का नाम, ये लो जी, और बताओ। ये दिखने में डर लग रहा था, फील्ड गड़बड़ हो गया कुछ, चेक करो, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, अननोन कॉलम, ये बताओ आ गया था इसमें। दूसरा सवाल यही था ना, अच्छा और क्या सवाल था, एक सवाल पूछा गया था भाई जिस प्रोडक्ट का नाम मॉनिटर हो उसकी डेट बताओ, तो प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट नेम कंडीशन लगा दी, वेयर प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू मॉनिटर, क्या चीज़ चाहिए थी इसकी डेट चाहिए थी, तो प्रोडक्ट टेबल का नाम और सेल्स टेबल की सेल्स डेट, कॉलम मिसमैच होंगे बाद में चेक कर लेंगे, रन कर देते हैं। कितनी बना लो, और क्या पूछा गया था, कितने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी सेल हुई, तो ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम निकाल लिया, क्वांटिटी का टोटल कर दिया, क्वांटिटी का करना है खाली, हर प्रोडक्ट क्वांटिटी आ गई। एक में पूछा गया था मॉनिटर कितने सेल हुए, ये पूछा गया था मॉनिटर कितने सेल हुए, ये उठाया पेस्ट मारा, यहाँ पर मॉनिटर वाला प्रोडक्ट डाल देंगे, कंडीशन लगेगी हैविंग, याद करो ग्रुप बाय में कंडीशन हैविंग करके लगाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल दिया मॉनिटर, तो सारे सवाल हो गए। अब याद आया, कभी भी ऐसा कोई चले ना मैदान में तो दिमाग लगा के पैटर्न देखा करो पहले है? अब पेपर चल रहा होता कहीं पे, तुम भारी वाला करके आसान सब फंस गए, नहीं समझे? पैटर्न, एक के पैटर्न से सारे सवाल खत्म, कुछ भी नहीं होता। तो मेन लेने का मुद्दा क्या है, जितनी टेबल हो, कभी आपसे डाटा मांगे पहले उन टेबल को कनेक्ट कर लो, थोड़ी देर एकांत में बैठ के सोचो क्या करना है। और पूरे केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं और यहाँ खेल रहे हैं, बस हमने जितने भी सवाल करे, एक तो हम यहाँ खेल रहे हैं छोटा छोटा और एक यहाँ खेल रहे हैं, जिसके हिसाब से पूछा जाए उसको ग्रुप में फिट कर रहे हैं, जो पूछा जाए निकाल के दे रहे हैं, कुछ नहीं है। अब आने दो कितना ही बड़ा सवाल, तैयारी मजबूत रखो, ठीक है, अपने आप जीत मिल जाती है। तैयारी तुम्हारी कच्ची रहेगी, कच्ची तैयारी कब होती है, तुम एक बहुत बड़ा डेटाबेस पे प्रैक्टिस करो, बिगिनर हो तुम, और एक बहुत बड़े डेटाबेस पे प्रैक्टिस करो, क्वेरी चलाओगे, यहाँ पे 1000 कॉलम आएंगे, तुम उनको वेरीफाई नहीं कर पाओगे कभी, तुम कभी उनको वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि जो डाटा आ रहा है सच में सच्चे का सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, वेरीफाई नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट कभी बनेगा ही नहीं तुम्हारे दिमाग में। अभी क्लियर है, अब बड़ा डाटा, छोटी डेटा पे चला तो बड़ा डाटा होगा तो भी तो आएगा, 100% आएगा। अब तुम ये बताओ कौन सा सवाल रह गया, कर ही देता हूँ उसे, रह रहा है कुछ, ये देखो स्मिथ वाला रह गया, स्मिथ ने क्या क्या खरीदा, स्मिथ ने क्या क्या खरीदा, तो भाई देखो प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे बस स्मिथ का नाम पकड़ना है मेरे को, तो मैं कर देता हूँ वेयर कस्टमर टेबल में कस्टमर का नाम स्मिथ, इसमें पूछा गया है कि भाई स्मिथ ने क्या खरीदा, प्रोडक्ट की कॉस्ट वो निकालना है, एक तो कस्टमर का नाम निकालना है
और एक प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, और एक क्या था, प्रोडक्ट का नाम था। ठीक है, गड़बड़ होगा तो स्पेलिंग नाम में हो सकता है, वो चेक कर लेना। आ गया, सुमित ने तीनों खरीदे थे, तीनों निकल गए, और कुछ बच रहा है। अब मेरे से मत कहना असाइनमेंट दे दो, कर ही दिया मैंने, यही था। अब 2022 का कभी कह दो असाइनमेंट दे दो, यही था, मैंने कर ही दिया। अब इसको तुम लोग कह रहे थे अब तो फाइनल में मिलेगा बस तुम्हें। ठीक है, अच्छा 2022 की सेल निकालनी है, 2022 की सेल्स। ठीक है, ये देखो ज्वाइनिंग लग गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सेल्स कैसे निकलेगा। सेल्स तो भाई ऐसे ही निकलेगा, थोड़ी देर पहले निकाला था ना, प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, सेल्स तो यहाँ निकलेगी। अब मुझे 2022 को टारगेट करना है, यहाँ सोचना पड़ेगा किसको करना है, 2022 को। तो छोटे छोटे लेवल पे क्वेरी को फायर करेंगे, छोटे लेवल पे। तो छोटी लेवल पे क्वेरी को फायर करने के लिए मैं एक डेमो क्वेरी बनाऊंगा। यहाँ पर अभी सम नहीं निकालूंगा, मैं किसी तरीके से 2022 तक पहुँचने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर 2022 आ जाए। ठीक है, कैसे आ सकता है, हमने ईयर नाम का फॉर्मूला पढ़ा था। सेल्स डेट की सेल्स डेट है, ये मेरे को ईयर निकाल के देगा सबका। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, अभी देखते हैं ये देता है क्या। पहुंच रहे हैं ना, पहुंच गए। अब मैं ईयर को ग्रुप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ग्रुप भी किया जा सकता है। मैंने लिखा ग्रुप बाय, एक बार ट्राई करके देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एल्स डेट, अब सिंगल सिंगल हो गई, समझ में आ रहा है। अब टोटल निकाल लूंगा, ये देखो कभी भी सवाल ऐसे बनते ही नहीं है डायरेक्ट, ऐसे ही बनते हैं बेटा, हमेशा ऐसे ही बनते हैं। और जो ऐसे सवाल बना रहा हो, तुम भी ऐसे ऑफिस में बनाओगे, तुम्हारे सामने कोई बना रहा हो, तुम समझ लेना जेन्युइन पढ़ाई कर रखी है इसने, है ना। और जो डायरेक्ट बना रहा हो, रट्टा मार रखा तगड़ा वाला, डायरेक्ट तभी बनता है। अब देखो, अब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चलेगा। देखो हर ईयर की आ जाएगी, आगे की नहीं आगे। अब 2022 को पकड़ना है किस तरह, अब 2022 के लिए सोचना है, 2022 तक कैसे पहुंचे। हैविंग लगा के देखते हैं, ये ईयर ले लिया इज इक्वल्स टू 2022। अब यहाँ हैविंग में क्या गड़बड़ दिया, हैविंग की स्पेलिंग हो गया सही। अभी देखते हैं, अभी हैविंग यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इसका मतलब वेयर से चलेगा। जब ऐसे ना चले ना तो टेंशन नहीं लेना, वेयर लग जाता है पीछे, वेयर पीछे लगा देना वेयर। अब यहाँ ट्राई करके देखो, अब बताओ ये कॉन्सेप्ट पता था जब भी तो लगा पाए हम। इसी को तो बोलते हैं नॉलेज और पढ़ाई पढ़ के जानी है। अब नहीं पता होता लगता यार छोड़ इसको। वो तो मैनुअल हो जाता है। हाँ, यहाँ पे 22 लिख देते, नहीं वो सेम कोडिंग रहेगा। अब उसमें रहने दो, और फिर इक्वल्स टू 22 और उससे ऐसे नहीं, और उसको हटा देते हैं। ग्रुप वाइज पे लगेगा, फिर वो ऐसे नहीं, ये ठीक है, वो तरीका ठीक नहीं था। ग्रुप बाय में तो कॉलम का नाम देते हैं, कंडीशन नहीं। कंडीशन देने के लिए हैविंग, अभी आपने इक्वल टू करा वो कंडीशन है, बट इसमें नहीं चला कंडीशन। कंडीशन हैविंग में चला ही नहीं। जब हैविंग से कंडीशन ना चले ना आपकी, तो वेयर हमेशा ग्रुप बाय के आगे लगता है, पीछे लगेगा ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है आपका। तो अभी जैसे ही नहीं चला तुरंत मैंने उसको पिटका के वहाँ लगा दिया। अब देखो सारे सवाल हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच गया। ये एक आखिरी यही बच गया। अब तुम यहाँ गए, बस आखिरी तो बच गया। क्या है क्या इसमें, फाइंड द नेम एंड द सेल्स अमाउंट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट। प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकाल लो। अरे प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकाल लो, कहाँ गया ये ना, ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट जिसकी सेल हुई है वो देना है, न्यूमरेटर का डाटा आना चाहिए, है ना। तो है क्या इसमें, यहाँ लिखो ऑर्डर बाय प्रोडक्ट, ये ऑर्डर्ड बाय सेल्स है ना, इसका नाम दे दो। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ टोटल। तो ऑर्डर बाय टोटल, तो टोटल के हिसाब से आ गया। इसको कर दिया डिसेंडिंग, देखो देखते जाना, हो गया। अब यहाँ कर दिया लिमिट 1, रिकॉर्ड छोड़ के 1, तो सेकंड हाईएस्ट आ गया। जरूर से बता दूँ लोग, कोई नहीं, यहाँ तक ठीक था। प्रोडक्ट के हिसाब से सेल आ रही थी, है ना। अब मैंने क्या करा, इस सेल्स वाले कॉलम को एक डुप्लीकेट नाम दे दिया इलियास। अब मैं यहाँ पर इसको ऑर्डर बाय कर सकता हूँ इसके नाम से, ऑर्डर बाय टोटल। तो ऑर्डर बाय टोटल आ गया। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होते हैं, यहाँ मेरे को उल्टा करना है, हाईएस्ट ऊपर लेके जाना है, ये डिसेंडिंग में कर दिया। मेरे को पहला रिकॉर्ड छोड़ के दूसरा पकड़ना है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट मांगा है। तो लिमिट 1 करूँगा तो पहला आ जाएगा, लेकिन 1,1 करूँगा तो पहला छोड़ के दूसरा आ जाएगा। ये खत्म,
असाइनमेंट कंप्लीट। ये लो अपना डेटा, ये खत्म। अब इससे भयंकर सवाल नहीं आते, 3 है ज़्यादा से ज़्यादा 4 टेबल हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ज्वाइनिंग तो करना है, जो डेटा मांगना है वो निकाल के दे दो आप। अब आपके सामने 2 टेबल कैसे ज्वाइन करते हैं वो भी तुमको पता है, 3 कैसे करते हैं वो भी तुमको पता है। अब यार ये नहीं पता मैंने डाटा किसका दे दिया, कॉपी करके ये वाला दे दिया मैंने, और तुमको क्वेश्चन चाहिए, ये रहे क्वेश्चन। ठीक है, सो फ्रॉम आवर साइड हाउ मच कोर्स वी हैव कंप्लीटेड वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।